नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास 70 है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अगर दोस्तों आपको हमारे PDF के नोट्स या PDF लेनी है तो हमारे संपर्क कर सकते हैं हमसे 8755475312। ठीक है दोस्तों, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। डेली 3 टेस्ट होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पर आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। PhD 1 बार JRF और 4 बार नेट पास। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों जॉइन बटन पर क्लिक करके 59 रुपये की हमारी जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। लाइक करना दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आइए शुरू करते हैं। नवपाषाण काल को 2 चरणों गैर मृदभांड और मृदभांड काल में विभाजित किया जाता है। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। नोट डाउन करना दोस्तों, पहली धातु जो थी वो प्रयोग में लाई गई थी मानव द्वारा, वो थी तांबा। इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैलकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। साथ ही इसे नवपाषाण, ताम्रपाषाण या पाषाण ताम्र चरण के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का विवेचन BG चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया है। तकनीकी दृष्टि से इस चरण को प्राक हड़प्पाई लोगों पर लागू किया जाता है, लेकिन अनेक ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय भिन्नताओं के साथ जारी रही। इन संस्कृतियों में मुख्य रूप से पत्थर एवं तांबे का प्रयोग किया गया, तथापि कहीं कहीं कांसे का प्रयोग मिलता है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं जैसे कि आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और कायस्थ संस्कृति, उसका जो काल माना जाता है दोस्तों वो 2450 से 1700 ईस्वी पूर्व। सबलदा संस्कृति 2300 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। और जौरवी संस्कृति मोसिस महत्वपूर्ण है 1500 से 900 ईस्वी पूर्व। इन संस्कृतियों का विस्तृत विवेचन निम्न है, तो आइए इनको देखते हैं। ये संस्कृति कहाँ कहाँ पर थी। दक्षिणी पूर्व राजस्थान, इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। नोट डाउन करना दोस्तों। आहार संस्कृति के 3 चरण हैं, A, B और C। इनके कालक्रम से 2580 ईस्वी पूर्व, 2080 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किए गए हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। गोड़ीदार तख्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। यहाँ से पालतू भैंसें, बकरियाँ, भेड़ें और सूअर के प्रमाण मिले हैं। चावल, ज्वार, बाजरे आदि की खेती की जाती थी। यहाँ के घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी
या मिट्टी की अनपकी ईंटों से बनी होती थी। आहार के उत्तर पूर्व स्थित गिलुंड में घरों के ढांचों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पत्थर के फलकों का उद्योग भी प्राप्त हुआ है। बालाथल से भी तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मालवा को। यहाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृति मूलतः नर्मदा घाटी में विकसित हुई। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कैथा, एरच, नगदा, नवदा टोली आदि हैं। ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के किनारे कैथा का उत्खनन 2 बार हुआ है और वहाँ ताम्रपाषाणिक बस्ती के 3 चरणों का पता चला है। बस्ती का प्रारंभिक काल 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 2120 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। दूसरा काल 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच तथा तीसरा काल 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व रखा गया है। कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यहाँ के कुछ मृदभांडों पर प्राक हड़प्पी प्रभाव तथा कुछ पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई पड़ता है। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 आदित्य ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थल से स्टेटाइट और कैमेलियन जैसे उत्कृष्ट पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि इस संस्कृति के लोग अमीर थे। कायथा संस्कृति की कई बस्तियां किलाबंद हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नवदा टोली में ताम्रपाषाणिक बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 2020 ईस्वी पूर्व से 1660 ईस्वी पूर्व के बीच पड़ता है। यहाँ की मुख्य विशेषता चित्रित काले व लाल मृदभांड हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पालिश वाले मृदभांड हैं जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। इन्हें मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। मालवा मृदभांडों को सभी ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई में भी दक्ष थे, क्योंकि यहाँ चरखे और तकलियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मालवा किस्म की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ बेतवा नदी के किनारे एरण और जबलपुर के निकट त्रिपुरी में पाई गई हैं। नवदा टोली का उत्खनन दक्खन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने किया है। दोस्तों विशेष महत्वपूर्ण है ये, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नवदा टोली का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? दक्खन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने किया था। और यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक युगीन ग्राम स्थल है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले के स्थित जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इमामगांव और प्रकाश और नासिक। यहाँ के स्थलों में गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 4000 लोग रह सकते थे। यहाँ तांबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों नोट डाउन करना, और एग्जाम में कई बार एग्जाम आ चुका है ये कि दैमाबाद में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों देख लें, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृतियाँ जो हैं, जिनमें प्रत्येक ठोस धातु की है। नोट डाउन करना, जो प्रत्येक जो धातु मिली है, वो जो आकृति मिली है वो ठोस धातु की हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं से चावल प्राप्त हुए हैं। वेर की झुलसी हुई गुठलियाँ भी मिली हैं। पालतू बनाए गए पशुओं में गाय,
बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और घोड़ा शामिल हैं। मरण मूर्तियों में मातृ देवी के अनेक रूप मिलते हैं। मातृ देवी की एक आकृति सांड की आकृति के साथ जुड़ी हुई मिली है। यह कच्ची मिट्टी की है। यहाँ से बहुत सारे कलश समाधान प्राप्त हुए हैं। ये कलश घरों के फर्श के नीचे रखे मिले हैं। कुछ अस्थियों से वयस्कों एवं बच्चों के दंत क्षरण यानी कि जो बोलते हैं जो दांत निकल जाते हैं पायरे वगैरह, ठीक है, दंत क्षरण रोग तथा शिशुओं में होने वाली स्कर्वी रोग का पता चलता है। काले पालिश युक्त या हल्के पांडुरंग वाले मृदभांड इस संस्कृति की विशेषताएं हैं। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। यहीं से बाद की अवस्था में 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाले एक मकान मिला है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव में शिल्पी पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहते थे। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। नेवासा जोरवे संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है। नोट डाउन करना, नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है। यहाँ से नैदानिक मृदभांड डायग्नोस्टिक पोटरी के साक्ष्य मिले हैं। ये मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं और इनका एक विशिष्ट नमूना टोटीदार तथा नवतली बर्तन है। मृदभांड की डिजाइन बहुधा ज्यामिति है, जिनमें तिरछी समांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जोरवे संस्कृति के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर की फर्श के अंदर उत्तर दक्षिणी में स्थिति में गाड़ते थे। कब्र में मिट्टी की हाड़ियाँ, ठीक है, और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी गई जाती थी जो परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। दक्षिण भारत, इस क्षेत्र में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है, जिसके परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। यहाँ के मुख्य स्थल हैं ब्रह्मागिरी, मस्की, पिपलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, पैमल्ली, हेमिड़े, नागार्जुनकोंडा, कोडेक्कल इत्यादि। दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल में हुआ। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। यहाँ कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। ये लोग अपनी मवेशियों को घरों के बाहर बांध देते थे तथा उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता था। फलस्वरूप वहाँ राख कर एक टीला बन गया, जिसे भस्म टीले या एस माउंट कहा जाता है। पूर्वी भारत, यहाँ के कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल थे। बिहार में चिरांद, सेनुबार, सोनपुर और तारा भी है। पश्चिम बंगाल में पांडुराजा डीवी और महसीदल। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब, इलाहाबाद के आसपास के विंध्य क्षेत्र में कई ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं, जैसे कि इमलीडी है, नरहन, सौघोरा और फेराडी विशेष उल्लेखनीय है। साईपाई नामक एक स्थल पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिनका गेरुवर्णी मृदभांडों से सीधा संबंध देखा गया है। ताम्रपाषाण संस्कृति का महत्व। परवर्ती काल में
भारतीय संस्कृति के विकास के क्रम में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का बहुत महत्व है। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी काल में हुआ। इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। आधुनिक कर्मकांड और आचार व्यवहारों का ढांचा भी इसी काल की देन है। इस काल की सब संस्कार विधियां भिन्न भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में और पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण विस्तृत समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बेरियम प्रचलित था। इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड। कायथा संस्कृति अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर चॉकलेटी रंग से तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। इस संस्कृति की एक अन्य विशेषता है लाल रंग से चित्रित पांडु भांड। आहार संस्कृति वाले लोग काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे, जो सफ़ेद डिजाइनों से सजे होते थे। मालवा के बर्तन बनावट में कुछ अनगढ़ हैं और लेकिन उन पर मोटा लेप लगा हुआ है, जिसकी सतह पर लाल या काले रंग में डिजाइन बने हुए होते हैं। प्रभास और रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति के से लिए हुए हैं, लेकिन उनकी सतह चमकदार है, जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। जोड़वे के भांड लाल काले रंग से रंजित हैं। जोड़वे के भांड लाल पर काले रंग से रंजित हैं, लेकिन यह तह धुंधली या खुरदरी है। इन मृदभांडों में साधारण तस्त्रियाँ, टोंटीदार कलश, डंडीदार चषक, प्याले, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र और टोंटीदार पात्र कटोरे हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से पाया गया है। ये लोग ज्वार और बाजरा भी उगाते थे और कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर और हरे व काले चनों की खेती करते थे। ये लोग आपस में व्यापारिक क्रियाकलापों से जुड़े थे। कंगन चूड़ियाँ बनाने के लिए सीपियाँ व कोड़ियाँ सौराष्ट्र के समुद्र तट से व्यापार के जरिए अन्य ताम्र पाषाणिक क्षेत्र में भेजी जाती थीं। इसी प्रकार सोना और दांत भी टेलकोटा कर्नाटक से जोड़वे संस्कृति वाले लोगों के पास आई होगी। इसी राजपीपला गुजरात से उपरत्नों का व्यापार भी विभिन्न क्षेत्र से होता था। धर्म के द्वारा सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आपस में जुड़ी थीं। उनमें मातृ देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। मालवा में वृषभ पूजा का बोलबाला था। दैमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर की गई चित्रकारी में एक देवता को बाघों जैसे जंतुओं और मोर जैसे पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसकी तुलना शिव पशुपति से करते हैं। उत्तरकालीन जोड़वे संस्कृति के स्थल इनाम गांव के पुरास्थल पर अनेक सिरकटी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। उनकी तुलना महाभारत की देवी बिसरा से की गई है। बड़ी संख्या में अग्निकुंड के मिलने से अग्नि पूजा का अनुमान लगाया जाता है। ताम्र पाषाण युगीन कृषकों ने मिट्टी और धातु की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके द्वारा चित्रित भांड बहुत अच्छे बनाए और आग में पकाए जाते थे। उनके भट्टे की आग का तापमान
500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। धातु के औजारों में हम कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, कड़े, मन के कांटे आदि पाते हैं, जो अधिकतर तांबे के बने होते थे। सोने के आभूषण बहुत ही दुर्लभ थे और केवल जौरवी संस्कृति में ही पाए गए हैं। ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड। सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के जिले बिठूर से तांबे के कांटेदार बर्छे प्राप्त हुए हैं। तब से लेकर आज तक लगभग 1000 तांबे की वस्तुएं भारत के विभिन्न भागों में 90 पुरास्तरों से प्राप्त हो चुके हैं। 40 से अधिक ताम्र निधियाँ, जिनमें अंगूठी, कुठारी, खड्ग, हारपून, दुनसीगी, तलवारें, मानवाकृतियाँ आदि शामिल हैं। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से उत्तर में उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पतले पत्थर हैं, लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। इन ताम्र निधियों का संबंध कभी कभी गैर मृदभांड OCP से भी लगाया जाता है। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। इन गैरिक मृदभांडों का काल मोटे तौर पर 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृदभांड की बस्तियां समाप्त हुई, उस समय से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव 1.1 मीटर देखा गया है। उत्खनन कार्यों के दौरान एटा जिले के सैबई स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएं गैरिक मृदभांडों के साथ पाई गई थी। इस प्रकार गंगा यमुना दोआब से जहाँ ताम्र संचय मिले हैं, वहाँ लगभग सभी जगह पर गैरिक मृदभांड भी पाए गए हैं, लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनका सांस्कृतिक साहचर्य स्पष्ट नहीं है। ऊपरी गंगा घाटी के कुछ स्थल जैसे बहदराबाद, नसीरपुर हरिद्वार में पड़ता है, ये राजपुर, परसू मेरठ, बिसौली, बदायूं, बेहड़िया, शाहजहाँपुर में पहले की खुदाई में ताम्र संचय पाए गए थे। वहीं बाद वाली खुदाई में गैरिक मृदभांडों के ठीकरे जो है प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड लोग हड़प्पाई लोगों के कनिष्ठ समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वह हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान सहज ही कर सकते हैं। विविध सांस्कृतिक स्थल। प्रागैतिहासिक भारत के कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो हड़प्पा संस्कृति के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों में नाल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और सोती संस्कृति महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल संस्कृति स्थल की खुदाई जो है 1925 में की गई। यहाँ के घर स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थरों या निकटवर्ती पहाड़ियों के काटे गए विशाल
शिलाखंडों में पाए जाते थे। यहाँ के मृदभांडों में कुछ का मुंह सकरा और आधार तस्तरीनुमा है। इन पर मछली और जंगली बकरी की आकृतियाँ बनी हुई हैं। फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्तियाँ जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थीं। कुल्ली संस्कृति कुल्ली, मेही, निंदोवारी और न्यायभूति शहर में उद्घाटित थी। यहाँ अनेक कमरों वाले पत्थर के घर प्राप्त हुए हैं। निंदोवारी में बस्ती के बीच में सीढ़ीदार घरों का एक समूह है। मृदभांड कुल्ली मृदभांड के प्रकार के हैं। माता देवी की मूर्तिकाएँ, सांड की 2 चित्रित मूर्तिकाएँ और 2 सैंध मोहरें भी मिली हैं। एडिथ शहर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। राजस्थान के घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में सोथी का उत्खनन A.N. घोष ने 1952 में किया गया था। राजस्थान के घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में सोथी का उत्खनन A.N. घोष ने 1952 में किया था। इसे उन्होंने सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर बताया है। इसके मृदभांड कोटदीजी के मृदभांडों में से मेल खाते हैं। यह संस्कृति जलीलपुर, हड़प्पा, कालीबंगा, कोनाल, बनावली आदि से भी देखने को मिला है। वर्तमान में इन्हीं संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का उद्भव माना जाता है। अब देखते हैं लौह युग। भारत में ताम्रपाषाण काल के समाप्त होते ही ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी, लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन लोहे के साथ हुआ। विश्व के संदर्भ में लौह युग 1300 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुआ है। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। उत्तर भारत में इसके प्रयोग के साक्ष्य गंगा यमुना दोआब, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से प्राप्त हुए हैं, जबकि दक्षिण में कर्नाटक के धारवाड़ जिले 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रादुर्भाव हुआ। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और स्थलों की खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। इस प्रकार नई NCERT के शोधों ने लोहे की प्राचीनता को 500 वर्ष और पहले यानी कि 1500 ईसा पूर्व कर दिया है। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से स्थापित होता है, जिनमें सबसे पहले अहिच्छत्र के उत्कृष्ट मृदभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांडों का उल्लेख किया जाता है। एक नवीन गणना के अंतर्गत ऐसे लगभग 725 स्थलों की सूची दी गई है। यहाँ उत्खनन के दौरान या धरातल पर इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं: उत्खनित लौह युक्त स्तर अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, सरदारगढ़, श्रावस्ती, नोहर, कामपिल्ले और जखेड़ा में स्थित है। परंतु
परंतु हरियाणा और पंजाब में दधेरी, भगवानपुरा, नगर और कंपिल्य जखीरा मिले हैं। परंतु हरियाणा और पंजाब में ददेरी, भगवानपुरा और नागर और कटपालोन जैसे कुछ स्थलों से सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लोहे रहित काल से इस मध्यभांड का संबंध प्रतीत होता है। अतः इन मध्यभांडों का संबंध लोह अवस्था से कैसे लगाया जाए, यह प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो ताम्र पाषाणिक संस्कृति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास जो बेल आइकन है और जो जॉइन बटन है उसको भी दोस्तों प्लेस करके मेंबरशिप ले सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।